हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं यादव आज लेकर आ गया हूं क्लास 12 का केमिस्ट्री। और आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 13। कितना करने वाले? लेक्चर नंबर 13। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के जो क्या करता है उसको प्रभावी कारक पढ़ने वाले हैं। जो कौन कौन जो है कारक उसको प्रभाव पड़ता है। चलिए, तो क्या पढ़ने वाले हैं? अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को जो प्रभावित करने वाले कारक है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को जो है किस किस में प्रभाव पड़ता है, किस किस का प्रभाव रेट ऑफ रिएक्शन पर पड़ता है। ठीक है, तो नेचर का पड़ता है कि प्रेशर का, कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर का, किस सब का प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव पड़ने से मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, यही सब देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2022 में ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन 5 मार्क्स में पूछा था। कितने मार्क्स में? क्वेश्चन में चाहे तो उठा के देख सकते हैं, 5 मार्क्स में पूछा हुआ था। इसीलिए चलिए हम कोशिश करते हैं पहले शॉर्ट में पढ़ाने का, उसके बाद पूरा डिफिनेशन लिखा हुआ मिलेगा आपको आगे। अगर आप लोग को सिर्फ डिफिनेशन चाहिए तो इसके ऊपर आगे बढ़िए, वहां से ले सकते हैं। चलिए बात, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब अभिक्रिया के दर या अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमने लिखा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। सबसे पहला जो है जो कारक है वो कौन है? नेचर। मतलब नेचर पर ये डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। रिएक्टेंट का नेचर कैसा है। तो अब इसमें मान लीजिए कि कोई भी अभिक्रिया जब होना होता है तो क्या A प्लस बी से डायरेक्ट C बन जाता है? सो बताइए, नहीं बनता डायरेक्ट C। यहाँ A प्लस बी में पहले टक्कर कोलिजन वगैरह होता होगा। कोलिजन होने के क्रम में जब ये बन रहा होता है प्रतिफल यानी प्रोडक्ट बनने के दौरान एक बैरियर होता है। क्या होता है? उस बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है तब प्रोडक्ट बनता है। तो उसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर। क्या बोलते हैं? एनर्जी बैरियर। तो एनर्जी बैरियर को पास करके तब प्रोडक्ट बनता है। तो अगर एनर्जी बैरियर, इसमें सुनिए, इसमें पहला बात बताया है, ध्यान सुनिएगा कि अगर एनर्जी बैरियर भूल नहीं रहा सही से, एनर्जी बैरियर अगर ज्यादा हुआ मतलब उसको हिंदी में कहते हैं अवरोध ऊर्जा, अवरोध या अवरोध ऊर्जा, BARI बोला रहे यहाँ, अवरोध ऊर्जा। क्या बोले? अगर अवरोध ऊर्जा या ऊर्जा अवरोध अगर ज्यादा हुआ, एनर्जी बैरियर बहुत ज्यादा हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनाने का जो दर होगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा? सो बताइए। एनर्जी बैरियर अगर बहुत ज्यादा है तो रेट, हेलो बोला, ठीक है। नौ अभी 9 बोला है तो पूरा नाम कर लेगा। पूरा मतलब वो हो सके, बाकी दूसरा कितना हो अभी ना करिए तो थोड़ा सा भेज देना हो। अगर ठीक है, बात ऐसी बात बोलो। देखो भाई सुनो, एनर्जी बैरियर देखिए तो ध्यान से। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा। जब मान लीजिए कि हम यहाँ से तरपने वाले हैं तो जितना एनर्जी मतलब ये बैरियर जितना कम होगा उतना जल्दी जा सकते हैं, प्रोडक्ट जल्दी बना सकते हैं। ये जितना ज्यादा हुआ बैरियर उतना तरपने में हमको ज्यादा दिक्कत होगा कि, तो एनर्जी बैरियर ज्यादा है, इसका मतलब है जो रेट उसको सामने रखा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? मतलब अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की जो दर है वो क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? बात समझ में आया? क्योंकि अगर एनर्जी बैरियर अगर ज्यादा है तो हमको वो ज्यादा को पार करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी समझते हैं ना भाई? एक्टिवेशन एनर्जी समझते हैं ना वो ग्राफ में बताए थे हम। जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं हम?
एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जो अभिक्रिया को स्टार्ट करा दे या जो अभिक्रिया को कहाँ पहुंचा दे, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक ना। यहाँ पर ER होता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की ऊर्जा से थ्रेशोल्ड ऊर्जा तक के ना पहुंचा दो, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब सुनिए, यहाँ पर अगर प्रोडक्ट पर जाना है, एनर्जी बैरियर को पार करना है, तो क्या होगा, तो हमको क्या एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर एनर्जी बैरियर अगर ज्यादा है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा चाहिए। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम। रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सक्रियण ऊर्जा। क्या कहते हैं इसको, सक्रियण ऊर्जा। इसको क्या कहते हैं, अवरोध ऊर्जा कहिए या ऊर्जा अवरोध कहिए, अवरोध। ठीक है, इसको तो अभिक्रिया के दर कहते हैं। ये बात समझ में आया भाई। एनर्जी बैरियर है यहाँ पे, जितना बड़ा एनर्जी बैरियर होगा उतना हमको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए पार करने के लिए, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी अगर है अणुओं का, तब ना हम जाएंगे प्रोडक्ट में। क्या, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होना चाहिए अणुओं का, तब अणु प्रोडक्ट में बदलेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदलेगा। पढ़ाई में इसे पिछले लेक्चर में ये बात समझ में आया। इसी का जस्ट उल्टा बोल सकते हैं कि अगर एनर्जी बैरियर अगर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, एनर्जी बैरियर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अगर एनर्जी बैरियर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है, एनर्जी बैरियर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आया, रटने वाला कोई बात ना, लाइन बाय में लिखा हुआ है आगे, टेंशन मत लीजिए। दूसरा, अभिक्रिया के सांद्रता पर डायरेक्टली, अभिक्रिया के साथ जितना भी रेट ऑफ रिएक्शन पड़े हैं सब किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ए लिखते थे ना, तो ए के डायरेक्ट किसी का भी लिखना है। मान लीजिए कि ए से क्या बना, बी बना, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे इसका, के ए लिखेंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर सांद्रता में वृद्धि हुई, अभिकारक के अगर सांद्रता में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आया। 10 इसका कोई लिख सकते हैं क्या, अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है, सबसे बड़ा जो प्रभावी कारक है वो कंसंट्रेशन ही है। 5 को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे नेचर, दूसरा कंसंट्रेशन, तीसरा प्रेशर, चौथा टेम्परेचर और पांचवा क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। 5 को पढ़ेंगे प्रभावी कारक, लेकिन पांचों में सबसे ज्यादा जो प्रभावी होगा वो कंसंट्रेशन है। सबसे ज्यादा प्रभावी कौन है, ये बात हमारा एक याद रखिएगा। आप ऑब्जेक्टिव जब कराएंगे ना तब वहां पर दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव अगर नहीं बताइएगा तो फिर लगेगा, उसके बाद रखेगा। तो सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन। सबसे ज्यादा प्रभाव कंसंट्रेशन ही देता है इसमें, अभिक्रिया के दर में, रेट ऑफ रिएक्शन में। बात समझ में आया। चलिए, अगर इसी का अपोजिट क्या लिख सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन अगर कमेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, कमेगा। हिंदी वाले के सांद्रता कमेगा तो अभिक्रिया के दर भी कंसंट्रेशन। चलिए यहाँ अब सब जगह ना। चलिए, उसके बाद चौथा है, पांचवा है, छठा है प्रेशर। प्रेशर वही बात है कि जब हम दो अणुओं के बीच में दाब बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं,
तो अणुओं के बीच में जब मॉलिक्यूल्स को प्रेशर बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, तो दाब बढ़ेगा तो टकराने की मतलब जो क्षमता है ज्यादा हो जाएगा, वो कोलिजन करने की क्षमता थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वो जल्दी कोलिजन कर पाएगा। तो जब ज्यादा कोलिजन होगा, जितना ज्यादा कोलिजन होता है, जितना ज्यादा टक्कर होता है, उतना ज्यादा क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। मतलब हम सीधे बोल सकते हैं क्या कि जितना ज्यादा क्या प्रेशर, उतना ज्यादा कितना क्या रेट ऑफ रिएक्शन। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, दाब में अगर वृद्धि होगी तो अभिक्रिया के दर में भी क्या होगी, अभिक्रिया के दर में भी क्या होगा, वृद्धि। कोई दिक्कत सीखो। अगर प्रेशर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि प्रेशर जब बढ़ाते हैं ना भाई, दो मॉलिक्यूल्स है, प्रेशर बढ़ेगा तो सब टक्कर ही बढ़ेगा ना, क्योंकि दाब बढ़ा रहे हैं तो टक्कर भी तो बढ़ रहा है, और टक्कर बढ़ेगा तो प्रोडक्ट बनना तो स्पीड में होबे करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़बे करेगा। ठीक है। अभिक्रिया टेम्परेचर, भाई सही बात है, टेम्परेचर भी अगर बढ़ेगा, हम वो सही बोलेंगे, हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी मतलब ताप अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, अभिक्रिया का दर भी बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा फंसा, इसमें थोड़ा लिख लीजिएगा आप लोग, ताप कमेगा तो ये कमेगा, आप बोल सकते ना भाई, और लिख लीजिएगा। चलिए, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक। जैसे मान लीजिए कि अगर ईदी है, इसको मान लीजिए इसकी मम्मी कोई काम करने के लिए कहे, ठीक है, कि बुआ ये काम करो, ये बहुत धीरे धीरे काम कर रही है, बहुत धीरे धीरे काम कर रही है। जैसे इसको कहेंगे बुआ काम करो तो साँझ में 100 टकिया मिली, तो तुरंत मतलब वो घंटों में जो काम लग सकता है मिनटों में काम करके हटा दी, तो 100 टकिया इसके लिए क्या हो गया, उत्प्रेरक। क्या हो गया, आप कोनो जैसे सुप्रिया, तो एकरा पैसा से हो सकता नहीं, इसी पापा अगर कोई काम बढ़ाते हैं इसको, ठीक है, तो ये काम नहीं करती है, देखिए पापा लेते हैं लाठी डंडा, और तब ये तुरंत करके देती है, तो इसके लिए उत्प्रेरक क्या हो गया, डंडा हो गया। तो यही बात है, जो काम को एकदम जल्दी करा दे, तो ये एनसीईआरटी का कहना हुआ ये। लेकिन कंसेप्ट जो है, उत्प्रेरक दोनों काम करता है, अभिक्रिया को बढ़ाता भी है और कम। तो दो प्रकार के उत्प्रेरक है, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। एनसीईआरटी में कहा है कि एक ही प्रकार का उत्प्रेरक है, आपका एनसीईआरटी जो लाइन है वो कहता है एक ही प्रकार का। अब वैसा उत्प्रेरक है जो उत्प्रेरक हम उसमें डाल दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, एकदम धुरधुरा देगा। ठीक है, अभी सब ध्यान है कि भाई तो 100 टकिया मिलेगा तुरंत काम हो जाएगा। कहीं जाइए वो मतलब ऑफिस में बैंक में आप कहिएगा खाता खुलवाना है, लोन लेना है, अच्छा ठीक है बिहार आइए ना, प्रोजेक्ट फॉर्म जमा कीजिए, आज जैसे उसको कहिएगा कि साइड से 2-4-5 हज़ार दीजिएगा तो लीजिए, मतलब कल हो जाएगा काम आपका। तो कहीं ना कहीं खाता खुलवाना या लोन लेने के लिए क्या उत्प्रेरक हुआ, पीछे से आमदनी दे दीजिए, हो गया कहानी। तो वही बात है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमको जल्दी कराना तो क्या देना पड़ेगा, उत्प्रेरक। लेकिन उत्प्रेरक हम कहते हैं दो प्रकार का होता है। एक उत्प्रेरक ऐसा होता है जो अभिक्रिया एकदम स्लो हो रही है, एकदम स्लो, बहुत धीरे धीरे, जैसे काम बहुत धीरे धीरे करेंगे, 100 टकिया मिला तुरंत काम शुरू हो गया। तो कोई भी अभिक्रिया बहुत स्लो हो रही है, बहुत स्लो हो रही है, उसको अगर स्पीड कराना है तो क्या दे दीजिए, कैटलिस्ट दे दीजिए, क्या दे दीजिए, उत्प्रेरक दे दीजिए। बात समझ में है। अगर कोई अभिक्रिया बहुत फास्ट हो रही है, बहुत फास्ट, लेकिन वो फास्ट में से हमको उसको नहीं, उसका क्या कर पा रहे हैं, मतलब उसके बारे में हम लोग जानकारी नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में जान रहे कि अभिक्रिया क्या होता है, कैसा होता नहीं होता, तो जानकारी हमको नहीं मिल रही है, तो उतना स्पीड से हमको स्लो करवाना है। तो उस प्रकार का भी कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक आता है जो अभिक्रिया एकदम स्पीड हो रहा है, उसको क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। उसको क्या कर रहा है, मान लीजिए कोई काम करने के लिए कहा तो इतना स्पीड कर रहा है काम की मतलब काम ही गड़बड़ा दिया कि तभी डंडा लगेगा, धीरे धीरे काम करो, आराम से कर लेते, साफ काम करो कि, तो उसके लिए भी डंडा लगेगा, तो डंडा क्या हो गया, प्रेरक हो गया। किसी गार्जियन अगर खड़ा होकर के ताक दिए तो वो वही पर सिद्ध हो जाता है, और किसी को डंडा से मारना पड़ता है, तो वही बात है। तो अभिक्रिया बहुत फास्ट हो रही है, बहुत फास्ट, तो उसको स्लो करने के लिए भी, उसको स्लो करने के लिए क्या चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए। अभिक्रिया जो बहुत स्लो हो रही है उसको फास्ट करने के लिए क्या चाहिए। तो भाई हम दो प्रकार के बता रहे हैं, पहले इंसेट दिया, आंसर बता रहे हैं कि अगर कैटलिस्ट क्या करेंगे, अगर कैटलिस्ट अगर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा।
यानी उत्प्रेरक बढ़ाएंगे, उत्प्रेरक बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर क्या होगा? अभिक्रिया की दर बढ़ेगा। एक और है कि कैटलिस्ट अगर कम करेंगे, नहीं कैटलिस्ट अगर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का दर कमेगा। एक और चीज, दो प्रकार का होता है ना कैटलिस्ट। एक प्रकार का जो है भाई अभिक्रिया अगर फास्ट हो रहा है तो वो स्लो करेगा, एक है कि स्लो हो रहा है उसको फास्ट करेगा। दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हाँ आ रहे हैं 10 मिनट। चलिए हो गया, कहानी क्लोज, कोई दिक्कत। लेकिन एक चीज आओ, 2022 में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ, तो हमारे कहने का मतलब है कि उसको समझा दिया जाए कि, तो आइए क्वेश्चन पूछा हुआ है टेम्परेचर कोफिशिएंट पर। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। तो इधर ये हो गया ना, कहाँ पर था टेम्परेचर, कहाँ चला गया मेरे? ये हाँ, टेम्परेचर को बे ताप गुणांक, तनका इसके बारे में पढ़ना कि ताप गुणांक होता क्या ताप गुणांक क्या होता है। तो दो को टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, दो क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस। क्या होना चाहिए? 10 डिग्री। उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। नहीं समझे बात? मान लीजिए वो 20 डिग्री है, एगो का ताप जो टेम्परेचर हो कितना है? 10 डिग्री। तो 20 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, दोनों का अनुपात हो गया, उसको क्या कहेंगे? टेम्परेचर। डिफरेंस कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस। वही बात लिखा हमने कि 10 डिग्री अंतर के तापों पर अभिक्रिया के वेगों के नियतांकों के अनुपात को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं ना, हाँ 10 का होना चाहिए। अब सुनिए, अब देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट है, फॉर्मूला क्या होगा? तो मान लेते हैं एओ का टेम्परेचर कोफिशिएंट केटी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? केटी। अब 10 डिग्री अधिक होना चाहिए ऊपर वाला का, हमें ऊपर वाला का 10 डिग्री, नीचे वाला का 10 कम होना चाहिए। अगर केटी मानते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा? केटी माइनस 10। या तो ये लिखिए, या आपके बुक में केटी प्लस 10 बटा में केटी। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये भी टेम्परेचर कोफिशिएंट 10 डिग्री का अंतर ऊपर नीचे में। इसको आप ये भी बोल सकते हैं K2 बटा में K1, K2 बटा में टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब इस पर एगो सवाल भी है न्यूमेरिकल, 2 सवाल हम कराएंगे जो पूछा हुआ, ठीक है, इसलिए हमने बता दिया। और कुछ इसका नोट है, कुछ इसका नोट ध्यान से देखिए। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, वो कितना होता है? 2 और 3 के बीच में। टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो मान होता है जनरली, सामान्यतः, वो कितना होता है? 2 और 3 के बीच। याद रहेगा? 2 और 3 बात एकदम दिमाग में रखिएगा भाई। जब सवाल कराएंगे उस समय नहीं बताइएगा तो खड़ा करेंगे, प्लस में जो देंगे वीडियो के बाद तो भाई अलग से वो बेनू होगा, आपको क्या कहते हैं उसको? शुद्ध। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? चलिए अब थोड़ा ध्यान। हाँ, अगर देखिए 2 को ये भी याद कर लीजिए, इसमें भी सवाल बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब बनाएंगे, सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए सब बताना पड़ता है यहीं पे, ठीक है। और नहीं तो सब ऑब्जेक्टिव में सब बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ इतना बता देंगे कि ऑब्जेक्टिव आपको एक भी रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में स्क्रीन पर देंगे, आप लोग उसका आंसर खुद कर पाए, ऐसा पढ़ाना है। तो यदि ताप को 10 डिग्री सेल्सियस से n गुना बढ़ा दिया जाए, ताप अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कितना गुना बढ़ा दिया जाए? n गुना बढ़ा दिया जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ जाएगा? 2 के पावर n माइनस 1 गुना, 2 के पावर n माइनस। अगर ताप को 0 डिग्री सेल्सियस से n गुना बढ़ाए, यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस से n गुना बढ़ाना है, और यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से n गुना बढ़ा रहा है अगर, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा 2 के पावर n गुना बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ये आएगा, ठीक है। सवाल कराएंगे, न्यूमेरिकल है इस पर, ठीक है। और ई भी पूछे हुआ है, और ई भी पूछे हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब तो हो गया, कहानी खत्म।
पांचों। अब जो बोर्ड में पूछा गया था 5 मार्क्स में, जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो कैसे लिखिएगा, वो कैसे लिखिएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कि इन रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाई एनर्जी बैरियर, अगर किसी भी अभिक्रिया में एनर्जी बैरियर क्या होता है, आ रहे हैं एनर्जी बैरियर, बस 2 मिनट में एनर्जी बैरियर अगर ज्यादा होता है तो देखिए, तो उसमें मॉलिक्यूल्स को रिक्वायर होता है हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा ज्यादा होता ही होगा। जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होगा तो जो इस क्या करते हैं, मतलब हैंड्स, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, बहुत कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होगा। हिंदी में हम दोनों चीज लिख दिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, मतलब कम भी होगा। और ये भी एक और भी लिख दिया है कि अगर एनर्जी बैरियर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा ज्यादा होगा। एनर्जी बैरियर कम है ना, ऊर्जा अवरोध अगर कम है तो क्या होगा, अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। यहाँ अभिक्रिया का वेग क्या कर दिए, कम होगा, लिख दिया ना, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा अवरोध क्या है, अवरोध ऊर्जा क्या है, अधिक है, तो अभिक्रिया का वेग क्या है, कम है। यहाँ आपका अणुओं के अवरोध को पार करने के लिए कहा देखिए, हाँ, यदि ऊर्जा अवरोध क्या है, कम है, ऊर्जा अवरोध अगर क्या है, कम है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अधिक होगा। बात समझे? तो इसको क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, बाकी सेम लिखिएगा। यहाँ हायर एनर्जी से लिख दीजिएगा लोअर एनर्जी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स रिक्वायर हायर एनर्जी से क्या कर दीजिएगा, लोअर, यहाँ पर लोअर। ठीक है, उसके बाद टू द क्रॉस बैरियर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और स्मॉलर को कर दीजिएगा हायर, स्मॉलर को हायर, हायर को स्मॉलर, स्मॉलर को हायर, हायर को स्मॉलर कर दीजिएगा। इसके नीचे भी आप लोगों को ऐड करना है, क्या करना है, सेम यही चीज ऐड करना है, यही पूरा चीज, लेकिन जहां हायर है वहां स्मॉलर, जहां स्मॉलर है वहां हायर। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन स्लो नहीं, यहाँ पर क्या करना है, फास्ट। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो नहीं, क्योंकि हिंदी में दोनों लिख दिया है, अंग्रेजी में आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, 5 मार्क्स में, कितना मार्क्स में, 5 मार्क्स में 2022 में। ठीक है, पूछा हुआ था, अब सुनो। उसके बाद कंसंट्रेशन पर हमने सिर्फ बता दिया था, आप लोग देख लीजिए कि द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ना। जब कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद आइए प्रेशर, प्रेशर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का दर भी क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं ऑलमोस्ट, तो क्या बढ़ता है, क्या बढ़ता है बताइए, अभिक्रिया का दर भी बढ़ता है, वही बात लिख दिया हमने। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। लास्ट क्या है, अरे भाई लास्ट क्या है आपका, कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। तो जब उत्प्रेरक को हम बढ़ाते हैं तो भाई समझ रहे, तो बढ़ता एनसीईआरटी के अनुसार, लेकिन भी 2 है, 2 प्रकार का उत्प्रेरक है। अभिक्रिया फिर से बोल रहे हैं कि अभिक्रिया अगर स्लो हो रही है उसको फास्ट कराना तो भी उत्प्रेरक का उपयोग कीजिए। अभिक्रिया अगर फास्ट हो रही है तो स्लो करने के लिए क्या कीजिए, उत्प्रेरक का क्या कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। आगे जो पढ़ने वाले बहुत इंपोर्टेंट क्लास है जिसका नाम है क्या, आर्हेनियस इक्वेशन, 5 मार्क्स में। कितने मार्क्स में, हाँ, तो ये हम लोग कल जो इसको प्रूव करेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन को। थोड़ा देर मुझे बाहर बाहर की तरफ, बाहर बंद कीजिए, बंद कीजिए, बस 2 मिनट, हाँ देखिए, बंद कीजिए। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अगर अगला लेक्चर देखने आते हैं तो पिछला लेक्चर को रिवाइज करके आइए, ताकि जो हम पीछे पढ़ाए हैं, क्योंकि हमको तो लगता है कि पीछे पढ़ाए हैं, अगर आप लोग पीछे नहीं पढ़ते हैं तो ये सब लेक्चर थोड़ा ऊपर से निकल रहा होता है। पीछे से पढ़ के आइए, सीक्वेंस में आइए, एकदम समझ में आने वाला है। हम फिर भी कोशिश करते रहते हैं सबको दोबारा बताने का। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम उसको जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।